हेलो दोस्तों। तो आ गए हैं क्लास 10th का जो सेकंड वीडियो लेकर के साइंस का। इससे पहले हमने क्वेश्चन बैंक का पार्ट 1 अपलोड किया है। वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग तो देखिए, आई बटन पे मैंने इसका डाल दिया है वीडियो। तो आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो वीडियो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। और कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल पर लगातार बनने से आपका जो है सो बेनिफिट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है सो हम लगातार यहाँ से ला रहे हैं क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चंस। और जो कि आप इसको चाहे तो कॉपी निकाल करके लिख भी सकते हैं, और जैसा आपको लगे बढ़िया। अगर आपको सुनने की इच्छा है तो सुन सकते हैं, या तो फिर क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से अगर पढ़ते हैं तो एग्जाम के लिए आपका जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है ये वीडियो, ठीक है। तो आप लोग लगातार बने रहे हमारे चैनल के साथ। चलिए देखते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लगातार लाने वाला हूँ आपके हर एक सब्जेक्ट से, ठीक है। क्वेश्चन बैंक हमारा आ चुका है, वीडियो आप लगातार आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, देख रहे हैं। तो दोस्तों, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं समझिएगा। लोहे की वस्तु हवा एवं नमी के संपर्क में आकर इसको बड़ा करते हैं ना। अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि लोहे की वस्तु हवा एवं नमी के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती है, जिसके कारण संक्षारण नहीं हो पाता है ना। यहाँ इसका आंसर थोड़ा सा दोस्तों पाता है। इस तरह लोहा पेंट करने पर क्षतिग्रस्त नहीं होता। समझ में आ गया। यानी कि लोहा को हम लोग क्यों पेंट करते हैं, क्योंकि जो है सो हवा और नमी से वो है सो जंग लग सकता है, संक्षारित हो सकता है। तो उसको संक्षारण होने से बचाने के लिए, क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको कर लीजिएगा। देखिए, जो इंग्लिश से एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंग्लिश में क्वेश्चन है, वाई डू वी पेंट आयरन आर्टिकल्स। कितना अच्छा आपका यहाँ किया हुआ है, इसको बनाया गया है क्वेश्चन बैंक को इंग्लिश हिंदी दोनों करके। तो बहुत अच्छा ये हमको लग रहा है। आप उन बच्चों लोगों के लिए जो इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखते हैं दोस्तों, आप जब खाना वाना खाते हैं तो तेल वाला सामान जो होता है वो खास करके नाइट्रोजन वाले पदार्थ से उसको क्या किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, पढ़ते हैं। नाइट्रोजन एक प्रति ऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित यानी कि ऑक्सीकृत है ना होने से बचाता है, अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता नहीं हो पाती है। इस तरह वसायुक्त पदार्थ खराब नहीं होते। बहुत ही बढ़िया तरह है, क्योंकि देख रहे हैं अगर हम लोग तेल और वसायुक्त पदार्थ को, अगर खाद्य पदार्थ को अगर हम लोग नाइट्रोजन से प्रभावित नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, वो विकृत गंधिता मतलब हो जाएगा, क्योंकि उसमें सड़ जाएगा, चाहे उसमें गंध मारने लगेगा है ना, या तो फिर वो खराब हो जाएगा। इसलिए उसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन जैसे गैसों से प्रभावित रखते हैं। इसे देखते हैं आप, चिप्स वगैरह जो आता है दोस्तों पैकेट में, वो नाइट्रोजन का गैस भरा होता है। आप लोग बोलते हैं ना कि गैस भरा हुआ है, कुरकुरे खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, तो पहले हवा ज़्यादा उसमें भरा होता है। तो हवा ज़्यादा भरा होता है मानते हैं, लेकिन वो क्या है, वो नाइट्रोजन है, जिससे क्या होता है हमारा जो है सो चिप्स है, चाहे जो भी इसमें खाद्य पदार्थ है, वो सुरक्षित रहता है। आप देखते हैं अगर आप चिप्स को अगर बाहर निकालते हो है ना, या कुरकुरे को बाहर निकालते हो, छोड़ देते हो 1 आध घंटा के लिए, तो क्या होगा देखना कि उसमें हवा लग जाता है, जिस कारण से वो है सो विकृत गंधिता की और जो है सो प्रभावित होने लगता है ना, उसमें ऑक्सीकरण होने लगता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए कंपनियां जो क्या करती है, नाइट्रोजन गैस डालती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। अवक्षेपण अभिक्रिया सब क्या समझते हैं। देख रहे हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बताया गया है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है, मतलब बिना मतलब अघुलनशील नमक बन जाए, ठीक है, लवण बन जाए, एवं विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देख रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट है ना, सिल्वर नाइट्रेट आप डालिएगा सोडियम क्लोराइड के साथ मिला करके, तो क्या देगा आपको, सिल्वर क्लोराइड देगा, और क्या देगा, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये आपका है सो सूत्र है, इसको रट लीजिएगा, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जबकि कॉपर नहीं। समझाइए, देखिएगा, समझिएगा। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जिंक जो होता है दोस्तों, वो हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, वो मुक्त करता है, ठीक है। और कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, तो फलतः जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, जबकि कॉपर नहीं कर पाता। समझ में आ गया। यानी कि यहाँ बता चुका है पहले ही कि जिंक जो है सो हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है, जबकि कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है। इसलिए जिंक में जब भी हम लोग डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या होगा, अम्ल है सो जिंक पर डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर दिखेगा, ठीक है, यानी कि वो बाहर निकलता हुआ दिखेगा, जबकि कॉपर से नहीं निकलता है। क्यों, ये कॉपर से पहले श्रेणी में कौन आता है, वो आता है आपका जिंक, ठीक है, इसीलिए।
चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। देखते हैं सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में भंडारित क्यों करते हैं, यानी क्यों किया जाता है। तो बताया जा रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार अपघटित हो सकता है, इसलिए क्या किया जाता है उसको गहरे बोतल के जो होते हैं बोतलों में रखा जाता है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है AgCl है ना, मतलब हो गया आपका सिल्वर क्लोराइड है ना, वो क्या टूट गया सिल्वर में और क्लोरीन में, देख रहे हैं, इसलिए इसे गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। इसको देख लीजिएगा, गहरे रंग के बोतल में क्यों रखा जाता है सिल्वर क्लोराइड को, क्योंकि वो है सो सूर्य की उपस्थिति में जो है सो अपघटित ना हो जाए, ठीक है, इसलिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं दोस्तों। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब भी कॉपर सल्फेट को हम लोग डुबाते हैं इसमें जब भी लोहा का कील को कॉपर सल्फेट डुबाते हैं तो इसका रंग बदलने लगता है, ठीक है। देखिए जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबाई जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का स्थापन कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, जो है ना, लोहा को ही बोलते हैं आयरन, तो वही बोल सकते हैं लोहा सल्फेट बनाता है चाहे आयरन सल्फेट बनाता है, जो कि रंग में हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग जो है सो बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया रहा है कि आप कॉपर सल्फेट में जब भी आप लोहे का कील डालिएगा तो क्या करेगा वो कॉपर सल्फेट जो है सो उससे क्या करेगा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर सल्फेट को क्या करेगा विस्थापित कर देगा, और जो है सो बचेगा वो आयरन सल्फेट जो है सो बनाएगा, जिसका रंग क्या होता है दोस्तों थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। VVI क्वेश्चन दोस्तों, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, बार बार देखने को मिलता है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO2 से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन बना था, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम साफ़ करते हैं तो वो है सो उसमें जो है सो कुछ परत होती है उसको छुड़ाने के लिए किया करते हैं, ठीक है। वहाँ आप देख रहे हैं कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट का परत चढ़ा होता है दोस्तों, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये दोनों जो होता है परत को हटाने के लिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं दोस्तों रेगमाल से रगड़ के साफ करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। देख रहे हैं हाइड्रोजन क्लोरीन है और हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, तो देख रहे हैं हाइड्रोजन का होता है क्या दोस्तों, हाइड्रोजन का होता है H, ठीक है, क्लोरीन का होता है Cl, है ना, और क्या दे दिया हाइड्रोजन क्लोराइड, तो क्या होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का H हो जाएगा इसका HCl। तो यहाँ पे जो है सो एक्चुअली में क्या है कि तो इसे संतुलित करके दोस्तों नीचे लिखा गया, देख रहे हैं H2 + Cl2 है ना, 2HCl बन गया, यानी कि दोनों और क्या क्या है देख रहे हैं 2 है और इधर भी 2 है ना। तो ऐसा क्वेश्चन मैं बताऊंगा दोस्तों कि कैसे संतुलित किया जाता है। आगे देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट देता है और क्या देता है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो आप देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन किया हुआ है। देखिए BaCl2 है ना, यहाँ पे क्या किया है BaCl2 है और प्लस Al2SO4 तो इसको क्या किया गया 3BaSO4 और 2AlCl3 किया हुआ है, यानी कि ये दोस्तों जो निकल रहा है ये 2 3 चाहे जो भी देख रहे हैं ये क्या किया हुआ है तो बैलेंस करके निकाल लेता है। इसको मैं बताऊंगा सेपरेट वीडियो में, तो आप फिलहाल के यहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, सोडियम और जल को मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। तो सोडियम का तो होता है Na है ना, और जल का होता है H2O। तो वह क्या किया गया यहाँ पे, इसको देख रहे हैं यहाँ पे ये मतलब संतुलित करके इसको निकाला गया है, ठीक है। तो क्या बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH बन गया और H2 बन गया, हाइड्रोजन का होता है H, यहाँ दिखा रहा है H2। तो कहने का मतलब जो है सो हाइड्रोजन को H2 में ही दिखाते हैं और जो है सो ये जो 2 लगा हुआ है 2 लगा हुआ है इसको बैलेंस करके निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको मैं बताऊँगा दोस्तों, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। ये भी क्वेश्चन VVI है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है सो आया हुआ है, ये क्वेश्चन हमेशा देखा गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पदार्थ X का नाम जो है सो उसका और सूत्र लिखना है, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखना है, और है सो बता रहा है कि आखिर ये X होगा क्या पहले इसको बताते हैं। देखिए जब भी हम लोग सफ़ेदी करने के लिए जब पानी में कुछ डालेंगे जल में डालेंगे तो उस विलयन को जो हम लोग चूना बोलते हैं, ठीक है, उसका नाम पूरा होता है क्या बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का जो होता है दोस्तों फॉर्मूला वो क्या होता है, देखिए CaO है ना, जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो दोनों आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लिख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग 10 क्वेश्चन की ओर।
एक चीज़ और दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है, जल के साथ अभिक्रिया करना है, तो वो देखिए CaO है ना, CaO को क्या किया हम, जल के साथ अभिक्रिया कराएं, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को H2O जल के साथ मतलब जोड़ें, क्या दे रहा है, CaOH2 है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देख रहे हैं। तो ये आपका अभिक्रिया हो गया, इसको लिख दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का ये दूसरा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, कुछ दिनों तक चांदी खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली क्यों होती है ना। क्या लिखा हुआ है, काली क्यों हो जाती है, संबंधित परिघटना का नाम दीजिए। देखिए चांदी को अगर हम लोग रखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, धातुएं जब चारों ओर की वस्तुएं जैसे नमी, अम्ल, गैस आदि से अभिक्रिया करती है, यानी कि अगर हम लोग चांदी रख दें अगर बाहर वातावरण में, तो क्या करेगा, वो नमी से, हवा से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो ये संक्षारित होने लगता है, यानी कि जंग लगने लगता है ना। इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, संक्षारण कहते हैं। तो चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड की परत बनाती है, जो रंग में काला होता है, ठीक है। चांदी को रखेंगे हम लोग बाहर वातावरण में, तो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, इसको बोलते हैं सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। श्वसन को ऊष्मीय छिपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं, देखिए सुनते हैं। श्वसन क्रिया में होने वाली अभिक्रिया में ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन जो होता है, ये दोनों के संयोग से CO2 और जल बनता है, ठीक है। और इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। देखते होंगे जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों, गर्म हवा निकलता है, तो ये ऊष्मा छेपी हो गया, ठीक है। और जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में बनता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज से संयोग से, तो होता है ऊष्मा शोषी। तो हम लोग ऊष्मा को जब लेते हैं, जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऊष्मा शोषी होता है, ठीक है। जब छोड़ते हैं तो ऊष्मा छेपी होता है, तो वही गर्म गैस को बताया गया है। और आप सिंपल समझ लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा होता है वही क्या होता है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक है। और ऑक्सीजन जो होता है ऊष्मा शोषी होता है। देखिए इसका जो है सो यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया गया है एक सूत्र में। ये है क्या, देखिए ये हो गया आपका C6H12O6, ठीक है। ये हो गया आपका ग्लूकोज और ये हो गया ऑक्सीजन, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, C6CO2 + 6H2O प्लस ऊर्जा, ठीक है। और ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, ये वाला याद रखिएगा। इसका जो है सो सूत्र याद कर लीजिएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, चाहे एग्जाम्पल दीजिए, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। उन वियोजन अभिक्रियाओं को एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। देखिएगा नाइट्रेट है, उसमें ताप दिए तो क्या बन गया, लेड ऑक्साइड, और क्या बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। और क्या बन गया, ऑक्सीजन। तो ये आपका इसका उदाहरण है, देख लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन में इसमें बताया जा रहा है क्या है, ऊष्मा के लिए है ना। तो प्रकाश के द्वारा, ये मान लिया कि क्या हो गया, प्रकाश यानी ऊर्जा है, यानी कि प्रकाश को लिया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, AgBr, मतलब आपका हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। और सूर्य का प्रकाश में रखेंगे तो क्या देगा, सिल्वर अलग कर देगा, ब्रोमाइड अलग कर देगा। ये देख लिए। अब विद्युत के साथ देखते हैं। तो ये हमेशा पूछा भी है कि ऊष्मा के साथ अभिक्रिया लिखिए और प्रकाश के साथ और विद्युत के साथ। तो ऊष्मा प्रकाश देख लिए, ये आपका ऊष्मा हो गया, तापन करना होता है इसे आग से, और ये हो गया धूप से, है ना। और तीसरा हो गया इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि ये बिजली से। देखिए क्या है, बिजली क्या कर रहा है, तो 2H2O यानी कि देखिए अम्लीकृत जो है सो जल को लिया, और उसमें पानी हम लोग लगाएं, मतलब जल में इसको, मतलब जल से इसको किए संयोग, तो क्या होता है, एनोड और कैथोड देता है, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरीके से जो है सो यहाँ पे ऊर्जा प्रदान करने का जो है सो अभिक्रिया है, तीनों तरीके से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। देखिए ये अंतर हमेशा पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग VVI कर लीजिए। यहाँ तक आप जितना पढ़ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग जो है सारे क्वेश्चन पे कमांड कीजिएगा। क्या लिख रहा है यहाँ पे कि विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके संयोग से विस्थापित कर देता है। उदाहरण जैसे जिंक हो गया और क्या हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया। तो इसमें क्या हो गया, देखिए जिंक क्लोराइड अलग ले लिया और कॉपर जो अलग हो गया, देख रहे हैं, जिंक क्लोराइड अलग हो गया और कॉपर अलग हो गया। तो इस तरीके से जो होता है दोस्तों, ये होता है क्या, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें देख रहे हैं 2 आइटम है, इसमें 1 आइटम है, तो ये 2 आइटम में से क्या हो गया कि क्लोरीन जो होता है छोड़ के कहाँ चला गया, जिंक के पास, है ना। देख रहे हैं जिंक का क्लोरीन बन गया यहाँ पे, बचा क्या, सिर्फ कॉपर अलग रह गया। तो इसको तो विस्थापन कर जाना, मतलब एक ना एक जो है सो मतलब तो क्या हो जाएगा, वो टूट के क्या हो जाएगा, दूसरे के साथ चला जाएगा, तो वो होता है क्या, विस्थापन। और द्विविस्थापन यानी कि दोनों तरीके में होता है, दोनों तरह के जो बोल सकते हैं कि तत्वों से कुछ ना कुछ हिस्सा टूट के एक दूसरे से क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक के बीच आयन का आदान प्रदान होता है, यानी कि दोनों में होता है, आदान करेगा, प्रदान करेगा। मतलब देखिए
अब NaOH और HCl है, तो देख रहे हैं इसमें क्या हो गया, Na ले लिया Cl को, है ना, और OH ले लिया H को, तो क्या हो गया देखिए, 2 को H हो गया, इसलिए H2 दिखा दे रहा है, तो H2O हो गया एक ठो और NaCl हो गया, देख रहे हैं। तो इस सब दोनों में विस्थापन हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं द्वितीय विस्थापन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। दोस्तों फिर से देखिए संतुलित करण क्वेश्चन आ गया है। संतुलित करण क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में। पर क्वेश्चन जो है सो अगले वीडियो में मैं इसको बताऊंगा और अच्छे से समझा दूंगा इसको एक मतलब तरीका से, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को पार्ट 2 में ही तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक। 14 का क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे और उसको मैं अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो चलिए आप लोग दोस्तों अगर चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर देगा, दोस्तों में शेयर कर देगा। आज हमारा जो है दोस्तों पार्ट 2 में करीब 13 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। जो है सो उस कितना हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा पढ़िए, याद कीजिए। आप लोग को कहेंगे कि यहीं से रट जाइए, क्योंकि एग्जाम में जो है सो यहीं से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। बाकी अभी दूसरा तीसरा बुक पे ध्यान मत दीजिए, आपका क्वेश्चन बैंक निकाल दिया है टाइमली, तो इस पर ध्यान दीजिए।